Hi, folks. Welcome to the third episode of The Social Table. The Social Table is an initiative from Just Published to introduce and promote the unsung talent to the world. I'm Pooja, your host for today's conversation, and our guest for today's episode is an amazing artistic personality, Sushma Yadav. She's popularly and with love known as Goldie, and let me tell you why. She's a passionate dancer, poet, theatre artist, and above all, a guru for the children of Sagar who are willing to learn these skills. She's Goldie because she converts the raw talent into pure gold. It's a pleasure to have you with us, Goldie Di. Thank you. Hi. Hello. So let us begin with the interview. So my first question is how the journey of this multi-artistic talent began. पहला क्वेश्चन ही बड़ा टफ क्वेश्चन है और जर्नी का तो शायद तभी से स्टार्ट हो गई थी जब मैं इस वर्ल्ड में आई थी। काफी कुछ मैंने अपनी माँ से बचपन में ही ले लिया था। वो उनको काम करना रहता था, न्यूक्लियर फैमिली थी, पापा ऑफिस चले जाते थे और मैं शायद परेशान करती थी झूले में ही, तो वो जैसे मैंने रोना शुरू किया और मेरी माँ रेडियो ऑन कर देती थी। उसमें जो सॉन्ग्स आ रहे होते थे उनको सुन के स्माइल करना, चुप हो जाना, सो जाना, ये मेरा काम था। तो शायद म्यूजिक के लिए ये जो सीड्स हैं बचपन में ही मेरे अंदर आ चुके थे और फिर मैं बड़ी होती गई तो ये सब चीजें मैं करती गई, मुझे मौके मिलते गए स्कूल में और बाहर परफॉर्म करने के लिए, तो मैंने एक भी मौका नहीं छोड़ा। उसके बाद मुझे सही प्लेटफॉर्म मिला सर एच एस गौर यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर में। वहां पर मैंने यूथ फेस्टिवल से स्टार्टिंग की अपनी ये म्यूजिक, डांस एंड प्ले, थिएटर की जर्नी। मुझे वहां से मौके मिले स्टेट, जोनल, नेशनल, इंटरनेशनल फेस्टिवल करने के, और काफी टाइम हम लोगों ने इंडिया के लिए भी लीड किया, स्टेट के लिए भी लीड किया, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी लीड किया। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तभी से शायद वो कीड़ा जो मेरे अंदर था आर्ट का, वो निकल चुका था बाहर और रुकने का मेरा कोई इरादा ही नहीं था। उसके बाद मैंने जेआरएफ का फॉर्म डाला, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से मैंने वो इंटरव्यू दिया था। ऑल इंडिया 200 में मेरे लिए सिलेक्शन मिला था, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस कुछ करने के लिए अलग ही था, उसकी एनर्जी अलग ही थी। और फिर मैंने प्लेज लिखे, राइट किए, उनको स्टेज पर परफॉर्म करवाया, बच्चों से मैंने भी किया। ऐसे बस अभी कंटिन्यू है। बहुत बढ़िया। और आपने ऑल इंडिया लेवल पे भी बहुत सारे इवेंट्स मैनेज किए भी यस, है, थिएटर भी किया है। यस, तो आप उसका यस, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। ये एक्सपीरियंस तो सब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ, तो शायद वहाँ के बच्चों को, गर्ल्स को, पेरेंट्स को ये लगता है कि क्या करेगी, इस फील्ड में है क्या, इसमें क्या होना है, ना इसमें इनकम है ना इसमें कुछ। बट नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए करती है और ये गांव गांव तक शायद पहुंच नहीं पाती है। तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी, मुझे यूनिवर्सिटी से और ये अपने ओपन यूथ फेस्टिवल से, खेलम युवक कल्याण विभाग द्वारा जो करवाए जाते हैं, मुझे काफी सारे चांसेस मिले। और इसमें मैंने जैसे कि नेशनल लेवल पे वन एक्ट प्ले में उदयपुर, जैसलमेर, दिल्ली, और कॉमनवेल्थ गेम्स में जब हुआ था हमारे दिल्ली में, तो वहां पर फूलों वालों की सैर, दिल्ली भारत पर्व ऑल इंडिया लेवल पर होता है, जो मतलब सारे स्टेट्स में होता है। स्टेट्स चेंज होते हैं और अपना कल्चर चेंज करते हैं, तो इसमें भी मैंने काफी कुछ किया। उसके बाद मुझे वीर रघुनाथ से मंडलोई अवार्ड मिला, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमपी गवर्नमेंट से। और हम लोगों ने चेन्नई, मैंगलोर ओपन यूथ फेस्टिवल में ये नेशनल्स हम लोगों ने किए, और इसमें हम लोगों को विनर रैंक भी मिली। तो इस तरह से लगभग लगभग मुझे इस फील्ड में जितना नाम दिया, उतनी ही रिस्पेक्ट भी दी, और बिल्कुल नहीं कहूंगी उतनी इनकम भी दी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जरूरत होती है तो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। और उतना ही मेरी फैमिली को भी मुझ पर प्राउड फील होता है जब मैं स्टेज पर होती हूँ। तो प्लीज ये कोई ना सोचे कि ये फील्ड कुछ नहीं देती है, बहुत कुछ देती है। और सबसे पहले खुद को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो चीज हमें सिखाती है। शायद इसको हम ये कह सकते हैं कि खुद को डेवलप करने का एक प्लेटफॉर्म है कल्चर फील्ड। तो प्लीज अगर कोई जाना चाहता है तो उसे सपोर्ट करें, रोके नहीं। वैसे तो मेरी एजुकेशन जब तक सागर में चली है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रही हूँ,
तब तक मेरी एकेडमीज काफी ज्यादा ग्रोथ कर चुकी थी, तो मैंने सागर में बहुत काम किया, बहुत ज्यादा काम किया। प्रेजेंट में मैं इंदौर में हूँ और वहां पर भी मेरा कंटिन्यूस यही काम चल रहा है, एकेडमीज, मेरा थिएटर, मेरा सिंगिंग, डांसिंग डांसिंग वगैरह सब कुछ। और काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि शिफ्ट हो गए थे इंदौर, तो उनके साथ मिलकर मैं इस फील्ड में बहुत काम कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ें और इस फील्ड में पार्टिसिपेट करें, और इस फील्ड के लिए जो मीन्स गलत फहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं लोगों के लिए, वो दूर करें। और इसके लिए मेरी एक कोशिश ये है कि जो भी मेरे पास बच्चे आते हैं जिनकी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रहती है, तो मैं उनको फ्री ट्रेनिंग देती हूँ, और डांस की भी और थिएटर की भी। तो इंदौर से कोई भी अगर ऐसा है जो ये सब करना चाहता है, जिसको स्टेज चाहिए है लेकिन वो फाइनेंशियली नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, और मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी सपोर्ट के लिए, इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन है, यू आर एसोसिएटेड विद डांसिंग, पोएट्री एंड थिएटर, सो व्हाट फैसिनेट्स यू द मोस्ट? आपको सबसे ज्यादा क्या फैसिनेट करता है? एक्चुअली मैं इन तीनों चीजों में से किसी एक को पर्टिकुलर चूज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा डेली लाइफ का रूटीन है कि जब मैं किसी से फोन पे भी टॉकिंग करती हूँ, मेरा कन्वर्सेशन जो होता है उसमें मैक्सिमम शायरीज और पोएम्स होती हैं। या तो कोई बहुत खुश होता है तो उस पर कोई शायरी आ जाती है, कोई बहुत सैड होता है तो उसको मोटिवेट कर देती हूँ। तो ये हो गई मेरी पोएम्स। उसके बाद डांस मेरा दिन भर चलता है, मतलब मुझे एक जगह बैठना तो बड़ा इम्पॉसिबल सा फील होता है, नहीं बैठ सकती, मैं मटकते रहती हूँ। उसके बाद यह आया थिएटर, तो एक्टिंग मेरे दिन भर चलती है। तो ये तीनों में से किसी एक को चूज करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं डांस को चूज करूंगी। इसमें मुझे शायद आगे मौका मिलेगा तो मैं कुछ करना चाहूंगी बड़ा। अच्छा, आप गाना भी बहुत अच्छा गाती है, आप हमारे लिए 2 लाइन गा सकती हैं? यस, क्या बिल्कुल। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना। थैंक यू। बहुत प्यारा गाती है आप। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, अभी तक की जर्नी में बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स होंगे, बहुत सारे मेमोरेबल इंसिडेंट्स होंगे, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहूंगी, क्योंकि जो मैं शेयर कर रही हूँ शायद मेरा ड्रीम था, और वो कैसे कंप्लीट हो गया, कब कंप्लीट हो गया, मेरी आईज को आज भी यकीन नहीं होता है। हम लोग मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को भोपाल गए हुए थे, और उसी दिन जो ये मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड की एक योजना है, अटल अटल ज्योति अभियान, यस। तो उसमें अखंड ज्योति अभियान था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से उसको वो लोग लॉन्च कर रहे थे। तो हम लोग आर्टिस्ट थे, सब लोग थे, अलग अलग स्टेट से भी थे, तो सब लोग बहुत टाइम से रेडी होकर बैठे हुए थे। करीब 8 बजे से हम लोग रेडी हुए थे और अभी तक 12 बज चुका था, तो कोई दिख ही नहीं रहा था ऐसा हम लोगों को कि हम लोगों का प्रोग्राम होगा। वेट कर करके हम लोग पूरा पजल्ड हो चुके थे, फ्रस्ट्रेशन आ चुका था कि यार अब बहुत हुआ, अब नहीं करना है, अब रहने देते हैं। तो बस हम लोग ऐसे थक के, जो हम लोगों की जो पोजीशंस थी, हम लोग वहीं पर बैठ गए थे ऐसे माथा पकड़ के कि यार क्यों आ गए, क्यों किया, हम लोगों ने नहीं आना चाहिए था। बट सडनली वहां पर एक ब्लैक कलर की बहुत ही बड़ी लग्जरी गाड़ी आके रुकती है, और हम लोगों का सबका एकदम से ध्यान वहां पर जाता है कि यार मतलब कौन, इतना वीआईपी प्रोग्राम है और गाड़ी लेके अंदर आना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांच के बिना तो एंट्री थी नहीं। तो जैसे ही वो गाड़ी रुकी, तो हम लोगों का सबका ध्यान वहां पे जाता है, और जैसे ही उस गाड़ी के गेट ओपन होते हैं, यो मतलब हम लोग जो सारे आर्टिस्ट थे ना, हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक्चुअल जो हम लोग देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं। उस गाड़ी में से जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद उतरे, तो हमें आज भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है कि वो उनको हम लोगों ने इतने करीब से देखा था। और फिर उनका हम लोगों ने स्वागत किया,
उसके बाद हम लोगों ने उनके साथ डांस किया, मीन्स वो बीच में थे और हम सारे आर्टिस्ट डांस करने बहुत लगे उनके साथ। और तो वो एक जो इंसिडेंट है वो मेरी आंखों के सामने से कभी नहीं जाता। आज भी जब उनकी फोटो देखती हूँ या कुछ, तो वही चीज मेरी आंखों के सामने घूमने लगती है। और ऐसे सर से मिली मैं अपनी इस फील्ड के थ्रू, अपने डांस के थ्रू, तो ये मेरे लिए बहुत लकी है। और ऐसे ही AR रहमान सर, अरे वाह। जब यस उस टाइम भी हम लोग ना सेकंड प्रोग्राम में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर ही गए थे, तो हमारी ये MP का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। तो एक्चुअली ना मुझे उनका फेस ज्यादा याद नहीं रहता था। मुझे थोड़ा एक दो म्यूजिशियंस में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो वो अपना परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज पर जा रहे थे और हम लोग अपना परफॉर्मेंस करके आ रहे थे। तो वो एकदम से मेरे मतलब हम लोग जो 4-5 गर्ल्स जा रहे थे उतर के, ऐसे वो सामने से आ गए। तो हम लोगों ने उनको देखा और हम लोग आगे बढ़ गए। कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, ना उनका था ना हम लोगों का था। मतलब जैसे नॉर्मली टकराते तो ऐसे नहीं थे। फिर हम लोग जब अपने कैंप में गए तो हम लोग कहने लगे यार इनको कहीं देखा दिखा सा लगा है। फिर जब हम लोगों ने भाग के और स्टेज के सामने गए तो वो AR रहमान सर थे, वो अपना माइक लेकर स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे। मतलब विश की जो चीजें सोची नहीं होती है ना, वो कभी कभी हमें अपनी मेहनत, अपनी लगन के थ्रू मिल जाती हैं। तो वो हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस था। कभी भुलाया नहीं जा सकता, ये भी बहुत बड़ी बात है। नेवर नेवर। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी अभी एक बुक पब्लिश हुई है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने उसका टाइटल फाइटर वर्ल्ड थैंक 0 यू। किलोमीटर्स क्यों दिया? इसके पीछे एक रीजन तो सबसे पहले ये है कि काफी सारी चीजें जो रहती है ना हमारे लिए बहुत प्यारी होती हैं, बहुत हम उनको प्यार करते हैं, फेवरेट होती हैं, वो खो जाती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जिस चीज को हम प्यार करते हैं वो लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ चलेगी। और उसके बाद जो इंसान टूटता है ना, उसके बाद जो गिरता है तो उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फाइटर वर्ल्ड 0 किलोमीटर में एंटर होने का मतलब है कि आप फाइटर हैं या आप फाइटर बनने के लिए चल पड़े हैं। तो जिंदगी को, जिंदगी की प्रॉब्लम्स को एक अलग नजरिए से देखना फाइटर्स का काम है। और आई थिंक मैंने काफी सारी चीजें ऐसी खोई हैं जिनको मैं कभी नहीं पा सकती, और उसके बाद मुझे स्ट्रांग होना, कवर करना बहुत मुश्किल था। लेकिन हाँ मैंने किया। और यही सबसे बोलूंगी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन भी लाती है, हाँ थोड़ा टाइम लगता है। इसी वजह से मैं अपनी पोइट्री को मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बनाती हूँ, इसीलिए लिखती हूँ। और इसी वजह से मैंने अपनी पोएम, जो अपनी बुक है मेरी पोएम्स की, मैंने उसका नाम फाइटर वर्ल्ड 0 किलोमीटर रखा कि कोई भी डिमोटिवेट ना हो। फाइटर्स हैं, फाइटर रहना है, और गर्ल्स से ज्यादा फाइटर शायद कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसके आगे भी कोई और बुक लिखना चाहेंगी? बिल्कुल। मैं बुक बिल्कुल लिखूंगी, पोएम्स अपनी कंटिन्यू रखूंगी और कोशिश करूंगी कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स जिन पर शायद अभी तक नहीं बोला गया है, और विलेज से जुड़े होने के कारण मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी नॉलेज में आती रहती हैं जिन पर शायद कोई नहीं बोलता। तो मैं नेक्स्ट मेरा जो वॉल्यूम रहेगा फाइट ओवर 0 किलोमीटर, उसमें मैं उन सब चीजों को डालूंगी और एक नजरिया बदलूंगी उन चीजों को देखने का। जैसे मेरा मैंने एक लिखा है नो मोर सुसाइड, तो मैंने उसमें काफी सारी चीजें ऐसी मेंशन की हैं कि अगर वो 50 लोग सुनते हैं तो 4 लोगों पे भी अगर असर पड़ता है तो वो मान जाएंगे, वो चीज नेगेटिव नहीं लेंगे, कोई भी चीज नेगेटिव नहीं लेंगे। और ऐसे ही मेरी एक और है अकेलापन, कि जब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो थक जाते हैं लाइफ से, पता नहीं सोचते हैं कि यार अब सब खत्म है। नहीं, वो चीज भी मैंने अलग नजरिए से उसमें प्रेजेंट की है। हाँ, आप रीड करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब उसका मतलब मैं ये कहती हूँ कि अकेलापन आपका है, अकेलेपन पर आपका ही हक होना चाहिए। तो आप सोचिए उसमें अपने बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम आपकी नई बुक और नई पोएम्स के लिए वेट करेंगे। और आप एक बहुत छोटी एज में मेंटर बनी, बहुत जल्दी आपने सबको दूसरों को एक गाइडेंस दी। तो कोई रीजन इतने जल्दी मेंटर बनने का या सबको गाइड करने का? हाँ, मतलब मेरे काफी सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं। एक तो मैं 8th क्लास से बाहर ही रही हूँ, मतलब पेरेंट 8th क्लास तक बस मैं अपने पेरेंट्स के साथ रही हूँ। मेरी एजुकेशन ऐसे रही है कि पहले हॉस्टल, फिर मेरे भाई लोग मेरे साथ आए, फिर हॉस्टल, फिर हॉस्टल। तो ऐसे काफी सारे लोग अलग अलग टाइप के मेरे साथ जुड़े हुए रहे हैं। तो उनके एक्सपीरियंस से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। और ये चीजें ऐसी होती हैं कि कभी कभी हमें जरूरी नहीं कि कोई चीज हमारे साथ हो तभी हम वो सीखें, हम दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। तो
बच्चों से जुड़े होने की वजह से, कॉलेज, स्कूल, एकेडमी, इन सब से जुड़े होने की वजह से मुझे काफी सारी चीजें ऐसी होती थी कि पेरेंट्स की शायद बच्चे बात नहीं मानते थे और मेरी मानते थे, तो उनके पेरेंट्स मेरे लिए कंप्लेंट्स करते थे। तो बहुत सारी चीजें मुझे मेंटेन करनी पड़ती थी, उनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। ऐसे बस मैंने पोइट्री को चूज किया कि शायद इससे उनको जल्दी समझ में आ जाए, और बस शुरू हो गई। बहुत। और आप थिएटर भी करती है, ऐसा कोई रोल जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी या फिर आपके लिए यादगार हो? यस, रानी लक्ष्मीबाई, ये था मेरा ड्रीम रोल जो मुझे मिला करने के लिए, और हम लोगों ने इसको स्टेज पर काफी स्ट्रांगली प्रेजेंट किया था। मींस जो हमारे चीफ गेस्ट थे, उन्होंने आके मेरे ऐसे पैर छू लिए थे कि मतलब अगर रानी लक्ष्मीबाई होगी तो ऐसे ही होगी। उसके लिए हम लोगों ने एक्चुअल जो हमारा देसी अखाड़ा होता है, मतलब हमारे एमपी का जो होता है, उससे हम लोगों ने तलवार चलाना, डंडे चलाना, ये सब ट्रेनिंग ली थी। हाँ, तो ऐसे मेरा ड्रीम रोल था रानी लक्ष्मीबाई, और उसके लिए सबसे खास बात ये थी कि वो प्ले मैंने लिखा था। उसमें जो सॉन्ग्स थे वो मैंने लिखे थे। और हाँ, जो आपने क्वेश्चन किया था ना कि सिंगिंग, डांसिंग और थिएटर में से आप किसे चूज करोगी, तो मैं इसलिए भी चूज नहीं कर पा रही थी कि मैंने उसमें एक पोयम लिखी थी रानी लक्ष्मीबाई पर, वो मैंने ही लिखी थी, उसको मैंने ही रिकॉर्ड किया था अपनी वॉइस में, और उसके बाद मैंने उस पर परफॉर्म किया था। तो ये तीनों चीजें मैंने उस प्ले में डाली थी, और मैं उसकी 4 लाइन जरूर सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो मेरा एक ड्रीम रोल था, और उसमें मैं अपनी लाइफ को काफी कुछ देखती हूँ। मैं मनू में लक्ष्मी लेती हुई ये सौगंध में, सब लुटा दूंगी वतन पर, आज मेरा धर्म ये। मैं हूँ औरत, मैं छबीली, अब छबीलापन गया, अब मैं आंधी, अब मैं काली, अब मैं मौत का हूँ मैं धुआं। इस तरह से मैंने ये पोएम लिखी थी और इसको परफॉर्म भी किया था। तो ये तो वैसे मेरा पूरा हो चुका है, बट मैं अभी भी चाहती हूँ कि मेरा ये रानी लक्ष्मीबाई, क्वीन ऑफ बुंदेलखंड प्ले, मैं झांसी किले पर एक बार परफॉर्म करूँ अपनी टीम के साथ, बस। और वुमेन विद ऐसे ही प्ले आगे करती रहूं। और अब फ्यूचर में क्या प्लान्स कर रही है, हमारे लिए क्या सरप्राइजेस है? सरप्राइज है तो मैं सरप्राइज ही रखूंगी। बाकी हाँ, आपके लिए न्यू पोएम्स, न्यू क्रिएशंस, मेरी फील्ड से जितना भी मुझसे बनेगा मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल लाती रहूंगी, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी इंतजार करेंगे कि आप बहुत लोगों को इंस्पायर करें। और आप अभी नए आर्टिस्ट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? नए आर्टिस्ट के लिए और स्टूडेंट के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि फोकस हमें खुद पर करना है, चमकना हमें खुद को है, रोशनी हमें किसी दूसरे से नहीं लेनी। इसलिए मैं कुछ लाइंस में ये अपनी यूथ को, अपने फ्रेंड्स को एक मैसेज देना चाहूंगी कि चाय की चुस्की पर किताबों का नशा हो, चाय की चुस्की पर किताबों का नशा हो, रात और दिन एक जैसे लगे ये समा हो, मंजिल का क्या है उसे तो मिलना ही है, बस तेरे इरादों में दम हो और मेहनत बेइंतहा हो। हमारी उड़ानों का ये असर देखिएगा, हम जलवे बिखेरेंगे, आप जलन देखिएगा, मेहनत बहुत की है तो रफ्तार थोड़ी सी तेज होगी, मुझे मंजिल मिलेगी पर आप मेरा कठिन सफर देखिएगा। तो फोकस हमें खुद पर करना है, पॉलिश हमें खुद को करना है, ये हमारी लाइफ है, ये किसी दूसरे के ऊपर बर्बाद करने के लिए नहीं है। तो अपना एम डिसाइड कीजिए, उस पर काम कीजिए, क्योंकि बातें सभी करते हैं बट जो मेहनत करते हैं वो कुछ कर गुजरते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर एवरी यूथ, एवरी माय फ्रेंड। बिल्कुल बढ़िया, सही है, बिल्कुल बात सही है। तो इसी तरह हम आज के एपिसोड के एंड पे आते हैं। थैंक यू गोल्डी दी आपका टाइम देने के लिए, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग. Visit and subscribe to watch other episodes of The Social Table. Thank you.